हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इंसेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं इंसेक्ट ऑफ पैडी यानी धान के कीट की। धान में कई प्रकार के कीट लगते हैं, जिसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट कीट है वो है खरीफ ग्रासहोपर यानी खरीफ का टिड्डा। इसकी दो मुख्य प्रजातियां होती हैं। ये ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर से, जिसकी फैमिली एक्रिडिडी होती है। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं वो ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना और ग्रैमीनी कुल के अन्य सभी पौधे। बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। यह कीट भारतवर्ष के अतिरिक्त वर्मा, लंका, मलाया तथा हवाई टापुओं में ज़्यादातर रूप में देखने को मिलता है। भारतवर्ष में लगभग सभी जगह जहां धान की खेती होती है ये कीट सर्वव्याप्त होता है। बात करते हैं इसकी क्षति और महत्व की। यह कीट वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही खेतों में दिखाई देने लगता है तथा प्रारंभ में यह घासों, वनस्पति आदि पर अपना जीवन निर्वाह करता है, लेकिन जैसे जैसे ही ज्वार, मक्का, धान आदि फसल उगती है उन पर आक्रमण करना ये शुरू कर देता है। इस कीट के एडल्ट्स और निम्फ यानी प्रौढ़ और शिशु दोनों ही अत्यधिक मात्रा में हानि पहुंचाते हैं। दोनों के काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। प्रौढ़ कीट की अपेक्षा शिशु अधिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एक तो शिशु काल प्रौढ़ की अपेक्षा अधिक होता है। यह जून के अंत में अंडों से निकलने के बाद अक्टूबर के महीने तक रहता है। इसके साथ ही शिशु को वृद्धि करने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, उछल कूद करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि प्रौढ़ केवल अपना जीवन चलाने के लिए ही भोजन करते हैं। शिशु प्रारंभ में मुलायम छोटी छोटी पत्तियों तथा तनों को काटकर खाते हैं। पत्तियां किनारे पर कटी हुई पड़ी रहती हैं। जब कभी कभी मुख्य शिराही शेष रह जाता है। पत्तियों के खाए जाने से पहले ही पौधों की वृद्धि रुक जाती है और इन पर धान की छोटी छोटी बालें लगती हैं, जिनमें कमजोर, पतला और हल्का चावल निकलता है। जिस समय पौधों की बालें निकलती हैं तो ये टिड्डी दूधिया बालों को भी खा लेती है। इसके फलस्वरूप उपज में भारी कमी हो जाती है। इनका प्रकोप अगस्त से सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा रहता है। बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री यानी इसके जीवन इतिहास की। तो इस कीट के जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं एग, निम्फ और एडल्ट ही होती हैं, यानी अंडा, शिशु और प्रौढ़ अवस्था ही पाई जाती है। बात करते हैं एग स्टेज यानी अंडा अवस्था की। तो सितंबर के अंत में और अक्टूबर के प्रारंभ में टिड्डी, नर और मादा कीट आपस में मिलकर के प्रायः मादा कीट अंडे देना शुरू करती है। अंडा देने के लिए मादा कीट उपयुक्त स्थान की खोज करती है। इसके लिए ये अपने अंड रोपण को नीचे की तरफ मोड़कर ज़मीन में घसीटती हुई चलती है। जहाँ पर उसे नम और मुलायम मिट्टी मिल जाती है तो उस स्थान पर वह अंड रोपण को पृथ्वी में गड़ाकर टांगों की सहायता से ऊंचा करके और केंद्र मानकर चक्कर लगाती है, जिससे अंडरोपण के साथ साथ उधर मिट्टी में धंसता है और एक गड्ढा सा बन जाता है। एग चैम्बर उसी के अंदर जाता है जिसमें से एग निकलते हैं। जब मादा अपने जोनोपोर यानी जनन छिद्र से एक झागदार द्रव निकालकर अंडकोष्ठ में डालती है, इसके पश्चात इसमें अंडे रखना प्रारंभ करती है। एक अंडकोष्ठ में लगभग 40 अंडे रखे जाते हैं। इसके पश्चात मादा पुनः अंडों को ऊपर झागदार द्रव निकालती है। इससे उसकी सुरक्षा होती है। यह झागदार द्रव सूखकर सीमेंट का काम करता है। इन अंडों के समूह को एग पॉड यानी अंडपिंड कहते हैं।
एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 15 से 20 अंडपिंड रखती है, एग पॉड रखती है। एग पॉड का प्रत्येक अंडा धान के दाने की तरह हल्के पीले रंग का होता है, जो पकने पर गहरे भूरे रंग का हो जाता है। ये अंडे अक्टूबर के महीने में दिए जाते हैं और जाड़ों और गर्मियों में इसी हालत में पड़े रहते हैं। अगले वर्ष प्रथम वर्षा होते ही जून के अंत में या जुलाई के प्रारंभ में ये फूट जाते हैं। इस प्रकार से अंडा पकने का समय 9 महीने तक का होता है। इसके बाद ये निम्फ स्टेज यानी शिशु अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अंडों के फूटने के बाद इसमें छोटे छोटे हल्के पीले रंग के शिशु निकलते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6 मिलीमीटर होती है और पंख नहीं होते। यह फुदक फुदक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इनके काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। शिशु जीवन काल में 10 से 15 दिन के अंतर पर 5 या 6 बार ये त्वचा का निर्मोचन करते हैं। द्वितीय निर्मोचन के बाद से ही पंख कलिकाएं दिखाई देने लगती हैं तथा इनका रंग हल्का हरा हो जाता है। शिशुकाल नर में 70 दिन या मादा में 80 दिन का होता है। इसके पश्चात ये प्रोण में बदल जाते हैं। प्रोण टिड्डे पीले रंग के होते हैं। पहले के नर 37 मिलीमीटर तथा मादा 75 मिलीमीटर की होती है, जबकि द्वितीय चरण के नर 25 मिलीमीटर और मादा 37 मिलीमीटर लंबी होती है। प्रथम के प्रोनोटम के पार्श्व तलों पर यू जैसा काला चिन्ह मिलता है तथा लकीरें नहीं होती, जबकि द्वितीय के अग्रवक्ष के दानों की जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। दोनों तरफ की टिड्डी की पिछली टांगों की टिबिया नीले रंग की होती है। प्रोण सितंबर के मध्य में दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद नवंबर के प्रारंभ तक लगभग सभी कीट मर जाते हैं। वर्ष में केवल एक पीढ़ी ही इनकी देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो इनकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वह 1 साल में लगभग पूर्ण हो जाती है और 1 वर्ष में ये एक ही जनरेशन को अपनी कर पाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके कंट्रोल यानी इसके नियंत्रण की। तो फसल कट जाने के बाद खेतों की अच्छी प्रकार से जुताई कर देनी चाहिए, जिससे मेढ़ों के पास दिए हुए अंडे और अंडपिंड एग पॉड को डैमेज किया जा सके। ये टोटली ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे कि बाद में अंडपिंड फूट करके नए एग ना बन सकें। जिस समय आक्रमण शुरू हो तो हस्तजाल से पकड़कर इन्हें नष्ट किया जा सकता है। पहली मानसून वर्षा होते ही खेतों के पास प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप लगाकर इन्हें आकर्षित करके काफ़ी हद तक इनकी संख्या को कम किया जा सकता है। जिस समय खेतों में इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है तो इसमें हम कुछ केमिकल्स जैसे कि गामा BSC 1.3%, डस्ट मिथाइल पैराथियान 2%, धूल फेनिट्रोथियान 5%, धूल आदि का छिड़काव हम घोल बना करके मिश्रण बना करके खेत में इस फसल को बचाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गामा BSC 20 EC, नोवान 76 EC, मेलाथियान 50 EC। इसके अतिरिक्त विशेष विष प्रलोभकाओं के द्वारा भी हम इसको समाप्त कर सकते हैं, जो कि भूसी 10 किलोग्राम, सोडियम अर्सिनेट आधा किलोग्राम, शीरा 2.5 किलोग्राम, पानी 10 लीटर उपयुक्त सामग्री को अच्छी तरह से मिलाकर खेत में फैला देते हैं और यह 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इससे जो इसकी टिड्डी होती है, जो कीट होता है, वह इसमें चिपक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और वहीं पर नष्ट हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हम इसके जो नेचुरल एनिमीज हैं, प्राकृतिक शत्रु हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको टाइप कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।